नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद केके में। आज की इस क्लास में हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी, पुस्तक का नाम हमारी क्षितिज भाग 2 गद्य खट। इसका चौथा लेसन है, चौथा पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इस पाठ के लेखक हैं श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने जीवन परिचय अब तक नहीं किया है तो पेपर में, परीक्षा में गद्य खंड से जीवन परिचय पेपर में आते हैं, तो आपको जीवन परिचय जरूर पढ़ना है। हिंदी की जो प्लेलिस्ट है हमारी, उसमें श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय वो आपको मिल जाएगा। आज हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो पाठ है हमारा, वो पाठ हम पढ़ेंगे। उसमें मुख्य मुख्य क्या बातें हैं, किन पे चर्चा हुई है, तो वो लेसन हम पढ़ेंगे। आप लोग सुन भी सकते हो, साथ में देख भी सकते हो। हमारे पाठ का जो नाम है वो है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसके लेखक हैं श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। संस्मरण शैली में, संस्मरण का मतलब होता है स्मृति पर आधारित, संस्मरण शैली में रचित इस पाठ का संबंध फादर कामिल बुल्के से है। यानी ये व्यक्ति का नाम है फादर कामिल बुल्के। भारत को अपनी कर्म भूमि बनाने वाले फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम, यूरोप के रैम्प्स चैपल शहर में हुआ था। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश, कोश का मतलब होता है संग्रह एक प्रकार से, प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश फादर बुल्के द्वारा ही लिखा या तैयार किया गया है। फादर बुल्के पारंपरिक अर्थ में सन्यासी नहीं थे। उनके साथ उनके घनिष्ठ संबंधों की झलकें हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। यानी कहने का मतलब फादर कामिल बुल्के विदेशी होते हुए भी हिंदी से प्रेम करते थे, हिंदी भाषियों से प्रेम करते थे, रामकथा से प्रेम करते थे। यानी कहने का मतलब वो हिंदी भाषा, हिंदी से जुड़े हुए लोगों से, हिंदी का जो कल्चर है, संस्कृति है, हमारा पहनावा है, उन चीज़ों को मानते थे। बेल्जियम के रैम्प्स चैपल में जन्मे फादर कामिल बुल्के बचपन से ही अत्यंत संवेदनशील थे। इनकी स्वभाव की प्रमुख विशेषताओं शांति, करुणा और ममता को देखकर मां ने बचपन में ही इनके बड़े होकर सन्यासी बनने की घोषणा कर दी थी। यानी इनकी छवि को देख करके, इनके हाव भाव को देख करके बचपन में ही लगने लगा था कि ये सन्यासी बनेंगे। यानी इनको घर गृहस्थी से, मोह माया से, इस तरह की चीज़ों से कोई ज़्यादा लगाव नहीं है, तो ये बड़े होकर सन्यासी का रूप धारण करेंगे या साधु सन्यासी बनेंगे। सचमुच इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई को छोड़कर फादर कामिल बुल्के पादरी बनने की उन्होंने विधिवत शिक्षा ले ली थी। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं, संवेदनशीलता को देखते हुए उन्होंने भारत आने की शर्त भी रखी। भारत आ भी गए। फादर के पिता व्यवसायी थे। एक भाई पादरी और एक परिवार के साथ रहकर अपना काम करने वाला भाई था। पिता और भाइयों में उनका विशेष लगाव नहीं था। जैसा कि पहले भी बताया था, उनकी माता ने इनके जो लक्षण देख करके इनको सन्यासी की संज्ञा पहले से ही दे दी थी। हाँ, बहुत दिनों तक विवाह न कर पाना चिंता पैदा करने वाली और बाद में विवाह करने वाली एक जिद्दी और सख्त मिजाज बहन थी। माँ की उन्हें बहुत याद आती थी। उनके पत्रों को वे अपने मित्र रघुवंश को दिखाते रहते थे। यानी घर में उनकी जिद्दी बहन भी थी जो उनसे काफ़ी जिद भी करती थी और परिवार में जिद्दी किस्म की थी, अपनी बात मनवाने के लिए जिद करती थी। भारत आने पर जिसेंट संघ में 2 साल तक फादर बुल्के ने पादरियों के बीच धर्माचार की शिक्षा की, यानी धर्म का प्रचार प्रसार उन्होंने किया। 9-10 वर्ष तक दार्जिलिंग में रहकर अध्ययन कार्य किया। यानी उन्होंने काफ़ी सारा आध्यात्मिक के बारे में, ग्रंथों के बारे में पढ़ाई की। कलकत्ता में रहते हुए बीए तथा इलाहाबाद में एमए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की।
प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सन 1950 में शोध प्रबंध रामकथा उत्पत्ति और विकास लिखा। शोध यानी रिसर्च का टॉपिक है, उन्होंने रिसर्च किया रामकथा के ऊपर, उत्पत्ति और विकास एक नया अध्याय लिखा। रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज के हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्य किया। उन्होंने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण, ये मातरलिंग का एक प्रसिद्ध नाटक है ब्लू बर्ड, उसका रूपांतरण नीला पंछी के नाम से किया था। यानी रूपांतरण का मतलब उसको ट्रांसलेट करना, दूसरी भाषा में वर्जन उसका निकालना। बाइबल का अनुवाद भी उन्होंने किया। एक अंग्रेजी हिंदी कोश भी तैयार कर हिंदी के प्रति अपना प्रेम प्रकट भी किया था। यानी अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले शब्दों का संग्रह उन्होंने, शब्दकोश जिनको कहते हैं, डिक्शनरी जिनको कहते हैं, वो तैयार उन्होंने किया। फादर भारत में रहते हुए 2-3 बार ही अपने देश बेल्जियम गए थे। यानी जब से वो भारत आए अपने पास उनके देश बेल्जियम की उनको याद बहुत ही कम आई है, 1-2 बार जरूरी काम से ही गए थे। लेखक का परिचय फादर से इलाहाबाद में रहते हुए हुआ और दिल्ली आने पर भी बना रहा। परमिल में हुई मुलाकातों के दौरान उनकी महान व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके साथ पारिवारिक संबंध बन गए थे। नीली आंखों वाले गोरे रंग के फादर अपनी झाई मारती हुई भूरी दाढ़ी के साथ लंबे सफेद चोगे में लिपटे रहते थे। ईश्वर में उनकी गहरी आस्था थी। सभी के प्रति उनमें वात्सल्य उमड़ता रहता था। वात्सल्य का मतलब प्रेम भाव, एक प्रकार से, क्योंकि काफी बड़े थे, अपने से छोटों के प्रति, बराबर वालों के प्रति प्रेम भाव रखते थे हमेशा ही। वे निर्लिप्त होकर हंसी, निर्लिप्त का मतलब बिल्कुल खुल करके, बिल्कुल घुल मिल करके हंसी मजाक और गोष्ठियों में शामिल होते। गोष्ठी का मतलब विचार सभाएं, विचारों की जो सभाएं हैं, तर्क वितर्क करना, गोष्ठियां आयोजन करना, सम्मेलन एक प्रकार से कह सकते हो। गंभीर बहसों में और चर्चाओं पर बेबाक राय देते। बेबाक का मतलब होता है बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी भेदभाव के। परिजनों के सभी उत्सवों और संस्कारों में मुश्किल घड़ियों में भी शामिल होकर बड़े भाई पुरोहित जैसे आशीष देते और अपनत्व जताते। उनके संपर्क में आने वाला उनकी करुणा से भीग जाता और कर्म का एक नया संकल्प लेने को प्रेरित होता। कहने का मतलब वो सन्यासी होते हुए भी अपने परिवार के, अपने सगे संबंधियों के, अपने जानकारों के सभी प्रकार के त्योहारों में, खुशियों में, दुख में शामिल होते और उनको उनके प्रति इतना प्रेम प्रकट करते कि जो व्यक्ति उनसे एक बार मिल लेता वो उनको कभी भूलता नहीं था। तो उनका कहने का मतलब, उनकी करुणा से भीग जाने का मतलब वो उनका दया का पात्र बन जाता था एक प्रकार से, और कर्म का एक नया अध्याय, नया संकल्प लिखने को प्रेरित होता कि ऐसे होते हैं व्यक्तित्व, ऐसे होती हैं आत्माएं, ऐसे होते हैं जीव, ऐसे होते हैं इंसान। यानी फादर कामिल बुल्के को वो सब कुछ मान लेते थे। लेखक को 35 वर्ष तक फादर से अपनत्व का वरदान मिला। अपनत्व का मतलब होता है खुद का, एक प्रकार से अपनों का आभास, अपने जैसा कि कोई अपना हो। लेखक इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते फादर के साथ दौड़कर चला आता। उनकी साइकिल रोक देता और अपने पढ़ने की जानकारी देता था, परंतु वे कभी आवेश में नहीं आते थे। आवेश का मतलब गुस्सा करना, और न ही क्रोधित होते थे। लेखक ने अपने पुत्र को पहली बार अन्न खिलाए जाने के संस्कार के अवसर पर फादर की आंखों में तेड़ते वात्सल्य का अनुभव किया। पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर फादर की दी सांत्वना में हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। कई पंक्ति ने लेखक को एक अनोखी शांति प्रदान की। कहने का मतलब जीवन में उतार चढ़ाव है वो आते रहते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, लेकिन ये चिरकाल तक नहीं रहते, समय बदलता रहता है। तो ये सब एक प्रकार से पॉजिटिव, सकारात्मक जो बातें वो करते थे, उनसे लेखक को एक नई शांति मिली, नई शक्ति मिली। वास्तव में फादर की सांत्वना के 2 शब्द बड़े से बड़े दुख में भी गहरी तपस्या के बाद मिलने वाली अनोखे जीवन की मार्गदर्शक रोशनी प्रदान करते हैं। यानी जब किसी व्यक्ति पे दुख का पहाड़ टूटता है तो फादर कामिल बुल्के उनको ऐसे शब्दों से नवाजते हैं, ऐसे शब्द उनके जीवन के, या ऐसे शब्दों से वो उनको हौसला देते हैं, सांत्वना देते हैं कि वो उनके जीवन में एक नई शक्ति, मार्गदर्शक का जो काम है वो करती है। फादर अपने इकट्ठे तर्कों से, इकट्ठे तर्क का मतलब उनकी संवाद से लिखा, उनकी बातों का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। इकट्ठे तर्कों से हिंदी को राष्ट्रीय एकता की दृढ़ता में सहायिका सिद्ध करते थे, उसे राष्ट्रभाषा बनाने पर जोर देते थे। वे हिंदी भाषियों को ही हिंदी की उपेक्षा करने पर झुंझलाते और दुखी हो जाते थे। यानी
उनके मन में हिंदी के प्रति, हिंदी भाषा के प्रति, हिंदी वासियों के प्रति, हिंदुस्तान के प्रति इतना लगाव था कि अगर कोई हिंदी भाषी व्यक्ति, हिंदी जानने वाला, हिंदी को समझने वाला या हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति अगर हिंदी के प्रति बुराई करता, हिंदी को उपेक्षा करता, निरादर करता, तिरस्कार करता, उनका सम्मान नहीं करता, तो उनको बड़ा दुख होता था। फादर की मृत्यु दिल्ली में जहरबाद से पीड़ित होकर गई। जहरबाद का मतलब जहर का फोड़ा, एक प्रकार से खून का एक बड़ा पार्ट शरीर में निकल जाना, जिसको एक तरह से गांठ कह सकते हो शरीर के अंदर, वो पड़ जाना। अंतिम समय में उनकी दोनों हाथों की उंगलियां सूज गई थी। कहने का मतलब शरीर में सूजन आ गई थी हाथ पांव की। दिल्ली में रहकर भी लेखक को उनकी बीमारी और उपस्थिति का ज्ञान न होने पर बहुत अफसोस हुआ। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत का मतलब उनकी जो पार्थिव जो शरीर है, एक प्रकार से एक नीली गाड़ी में रघुवंश जी के बेटे परिजन राजेश्वर सिंह, कुछ पादरियों ने उतारा और अंतिम छोर पर पेड़ों की घनी छाया से ढकी कब्र तक ले जाया गया। उपस्थित लोगों में जिनेंद्र कुमार, ये कवि के लोगों के नाम हैं जो प्रसिद्ध कवि हैं, लेखक हैं, विजेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जने, इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश, मसीही समुदाय के लोग और पादरीगण शामिल थे। फादर के मृत शरीर को कब्र पर लिटाने के बाद रांची के फादर पास्कल तोयना ने मसीही विधि से अंतिम संस्कार किया। तो जो रांची के फादर थे, उन्होंने उनका जो ईसाई रीति रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया, क्योंकि बेल्जियम के थे वो। फिर फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। कहने का मतलब जब उनका पार्थिव शरीर उनकी कब्र में उनके पार्थिव शरीर को धरती में ले जाया गया, कब्र में गड़ाया गया, तब ये वचन निकलते हैं मुंह से कि एक पार्थिव जो शरीर है, एक आत्मा है, वो धरती में फिर से जा रही है। फिर कामर बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो, कहकर उनके जीवन और कर्मों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। यानी उनका जीवन ऐसा था, लोग उनका अनुकरण कर सके, उनके जीवन पर चल सके, उनके कर्मों पे चल सके, उनके नियमों पे चल सके। फादर बुल्के ने सभी को जीवन का अमृत पिलाया। फिर भी ईश्वर ने उनके लिए शहरबाद और बीमारी का विधान क्यों लिखा? शहरबाद के मतलब जहरबाद नाम आना था यहाँ पे। कहने का मतलब उनका जीवन किसी प्रकार का ऋणी नहीं था, किसी प्रकार का अपवाद उनके जीवन में नहीं था, किसी के प्रति द्वेषता नहीं थी, कभी उन्होंने जीवन में गलत काम नहीं किया। फिर भी उनकी अंतिम क्षणों में उनके जीवन की अंतिम जो पल थे, उनमें उतनी उनकी पीड़ा क्यों मिली, दुख क्यों मिला, क्यों उनको जहरबाद से उनकी मृत्यु हो गई थी? लेखक समझ नहीं पाया कि ऐसे व्यक्ति की ऐसी मौत कैसे हो सकती है। उसे ये अभाग्यपूर्ण लगा। लेखक फादर को एक ऐसे सघन वृक्ष की उपमा देते हैं जो अपनी घनी छाया, फल, फूल और गंध से सबका होने के बाद भी सबसे अलग और सर्वश्रेष्ठ था। यानी एक ऐसा व्यक्ति तो फादर कामिल बुल्के का था जो सब कुछ सबके साथ भी था और सबसे एक निराला, अनोखा, अद्वितीय, विरला व्यक्ति इस संसार में था। तो इस प्रकार से लेखक ने हमें एक बहुत ही संस्मरण युक्त जो कहानी है, जो संस्मरण है फादर कामिल बुल्के शीर्षक से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित ये संस्मरण है। तो ये आपका पूरा लेसन था। आपको पूरा लेसन सुनने के बाद कैसा लगा, किस प्रकार आपको समझ में आया? क्या वास्तव में आपको लेसन पढ़ने के बाद अच्छा लगा या समझ में आया? तो किसी प्रकार की अगर आपके दिमाग में कोई भी प्रतिक्रिया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो के अंदर हम इस पाठ से जुड़े हुए अभ्यास के सभी प्रश्नोत्तर करेंगे, तो अगली वीडियो भी आप ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लगातार इसी तरीके की वीडियो हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद केके। इसी तरीके की एक और वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।